देख लिया लेक्चर? यस सर। यस सर। यस सर। नन्ना सा लेक्चर था। हाँ। कहीं दिक्कत है उसमें, किसी पार्ट में? नहीं सर। दिक्कत आई नहीं सर। अरे यार ये सही में उधार बैठे रहते हैं उधम करने के लिए। चल कहाँ गए? एक मैंने सिमुलेशन ढूंढा था, ये है। साउंड शेयर्ड होगा इसमें? शेयर साउंड, पता नहीं। आवाज आई तुम लोगों को? सर आ रही है सर। तेज आई? आई चलो सर। चलो, ये सिमुलेटर दिखा छोटा सा। ये रिजोनेंस कॉलम मेथड है, ये वाटर लेवल है, ये वाटर लेवल। ये वाली लेंथ हम मेजर करेंगे L1 L2 जो हमने उसमें किया था, और यहाँ पे ये हाइट एडजस्ट करेंगे। तो देखो अभी आवाज नहीं आ रही है या काफी कम आ रही है, तो इस लेंथ पे आवाज आई। ये लेंथ हमारी हो गई L1, ये लेंथ L1 हो गई। और यहाँ एक चीज दिख रही है, सर ये डिस्प्लेसमेंट की वेव है। तुम बताओ काय की होगी? डिस्प्लेसमेंट की होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट की, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट की वेव। और इसका जो नोड है वो जस्ट ऊपर मिल रहा है। एक मिनट, ये खिसकता था कैसे? खिसक ही नहीं रहा, क्या फायदा जूम करने का? चलो जूम आउट कर देता हूँ। तो पहला जो आता है उसमें बस एक ही ये ध्यान रखना है कि अगर हम प्रेशर की वेव बनाते तो ऐसी बनती, और वो नोड हल्का सा ऊपर आता है प्रैक्टिकली। क्लियर? याद है? तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? L1 प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू लैम्डा बाय 4। लैम्डा बाय 4। लैम्डा बाय 4। और अगला इसी की हम हाइट और चेंज करते, फिर से एक बार आवाज आती कहीं, तो जहां हमें ये यहां कहीं, तो ये वाली लेंथ L2 आती, लेकिन इसमें भी एप्सिलॉन, तो L2 प्लस एप्सिलॉन 3 लैम्डा बाय 4। घटा दो तो एप्सिलॉन कट जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। तो है बड़ा सिंपल सा। एंड करेक्शन वैसे क्या होता है रफली? 0.6 रेडियस। 0.6 R। 0.6 R या 0.3 D, एक ही बात है। और अगर दोनों तरफ से ओपन होता तो एंड करेक्शन 2 बार आता। क्लियर? यस। तो जैसे इसमें इक्वेशन बनती, हाँ, L प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू लैम्डा बाय 2, ये बनेगा। प्रेशर एट अ सडन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो पाता ना, कि बिल्कुल पाइप के बाहर ही हुआ, तो हल्का सा आगे जाके होता है। तो क्लास के किसी क्वेश्चन में दिक्कत? नो सर। तो मैं HC वर्मा निकाल लूं? सर एक चीज पूछनी थी सर। उसमें जैसे कि अपन क्लोज्ड या ओपन वो ले रहे थे पाइप, उसमें है ना मतलब एंड, जो एंड होता था उस पे है ना जो नोड आता था प्रेशर का सर, तो उसमें है ना सर, उसमें है ना नोड एग्जैक्टली जब उधर अपन साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सर है ना उधर प्रेशर चेंज होगा ना सर, तो उधर नोड कैसे आ जाता है? मतलब कहाँ? जो एंड नहीं होता, मतलब उधर जैसे कि जो अरे हम एंड नहीं ट्यूनिंग होता फॉर जहाँ पे तो अपन डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, प्रेशर का नोड है। किस पॉइंट की बात कर रहे हो तुम? अपन जब उधर अपन ट्यूनिंग फॉर्क आवाज जहां है, ये नहीं सर, ये नहीं, वो उधर उसके ट्यूनिंग फॉर्क के आगे, हाँ ये जो ऊपर का सरफेस है ना, जो ट्यूनिंग फॉर्क के जस्ट नीचे, इधर जब अपन है ना प्रेशर की, जब अपन साउंड क्रिएट करेंगे तो इधर प्रेशर आएगा सर, तो प्रेशर की वजह से इधर पार्टिकल्स में प्रेशर आएगा, तो सर है ना नोट कैसे आ जाएगा इधर? तो यहाँ एटमॉस्फेयर है ना, तो प्रेशर में चेंज नहीं हो पाएगा ना। जो ही हम बड़ा प्रेशर बनाएंगे एयर मूव कर जाएगी, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गए हम, तो इसका प्रेशर हमेशा P0 रहेगा, तो डेल्टा P 0 रहेगा। या डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है इस पॉइंट पे, क्योंकि सीधे ट्यूनिंग फॉर्क से कनेक्टेड है।
सर ट्यूनिंग फॉर्क आया प्रेशर की कांटेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। अरे बीच में है ना एयर, ये हाँ हाँ तो यहाँ पे एटमॉस्फियर है ना। हाँ। ये वैसे हो गया कि जैसे हमने एक होल कर दिया हो इस पाइप में, जहां पाइप में होल करोगे वहां प्रेशर पी नॉट हो जाएगा, जहां एयर को डायरेक्ट मौका मिलेगा कांटेक्ट में होने के। अच्छा मतलब उससे मतलब उस आवाज से दबाव नहीं आता मतलब उस पॉइंट पे, क्या होता है ये दबाव वबाव, ये क्या मतलब कह रहे हो? प्रेशर। नहीं आया, प्रेशर तो है, प्रेशर में चेंज नहीं है, अच्छा डेल्टा पी 0 है। कहाँ गया साउंड भाई? एक मिनट, ये साउंड ही है, ह्यूजन प्रिंसिपल कहाँ से आ गया इसमें? हाँ ये साउंड है। चलो कौन सा पेज था? हाँ सॉल्ट, कहाँ से थे? 12 से। यस सर। यस सर। चलो 12वां 13वां बताओ। 12th हो गया, हाँ 12 सर। 13 हो गए दोनों। यस सर। 14 15 16 हो गए सर। है ना। ये फॉर्मूला इन्होंने यूज किया है, देखो, लॉन्गिट्यूडनल स्पीड इन रॉड, स्पीड इन साउंड इन रॉड, तो ये यंग्स मॉड्यूलस बाय रो होता है। किसी में डाउट, किसी भी क्वेश्चन में इसमें? तो एक्सरसाइज तक आते हैं, सब्जेक्ट। चलो सब्जेक्टों में दिए थे शायद मैंने 36 से, चलो 36 से 42, ये क्या हुआ? 36 37 36 से 42 बताओ, कोई डाउट? आ गए तो सर। कोई भी, किसी को भी दिक्कत हो? 45 तो भी बता दो। नहीं, यहाँ अभी मैं 42 तक पूछ रहा हूँ, 43 तक, सर ये 43 जब तक भी कोई अपन नहीं? लेंथ लिखते तो है ना, पॉइंट जीरो का को अलग से लिखते हैं, जरूरत नहीं ना पॉइंट जीरो लगाने की लेंथ में। अरे वो तो एरर के लिए, एरर की एरर है कि नहीं, एक्यूरेसी कहाँ तक है? 43 बता दीजिए। 43, copper rod of length 1 meter is clamped at middle point. Find the frequency at which standing wave can be set up in the rod. Speed of sound. Yes sir, ये है, क्लैम्प किया 1 मीटर, तो इस पे जो स्टैंडिंग वेव बनेगी किस तरह की बन पाएगी? ऐसी फंडामेंटल मोड ही आएगा, मैं डिस्प्लेसमेंट वेव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली प्रेशर वेव दूसरी बनती, प्रेशर वेव इसकी ऐसी बनती, क्लियर? और अगली जो वेव बनेगी, अगली वेव ऐसी वाली बन पाएगी, वो कंस्टेंट फॉलो करते हुए, तो क्लियर? तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर एफ नॉट, तो इसकी 3f0 अप टू सो ऑन, और ये लैम्डा बाय 2 की वैल्यू एल है, तो लैम्डा बाय 2 की वैल्यू एल, और तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 मीटर। इन्होंने NF नॉट कर दिया आंसर, 2n+1 हाँ F अभी नॉट। अभी कर, एन एन एफ नॉट, हाँ तो 2n+1 आएगा। हाँ सर 2n+1 है, 2n+1 आएगा, बिल्कुल। पीछे कर। चलो देखते हैं स्पीड कितनी है, स्पीड है 380, नहीं 3800 मीटर पर सेकेंड, तो लैम्डा एफ इक्वल टू सी, फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्डा, 3800 बाय 2, 1900 हर्ट्ज। तो 1900 हर्ट्ज के ऑड मल्टीपल इसमें बनाएगी, ऑड मल्टीपल, तो 1900 का 2n+1, इनने एन कर रखा है, यस सर। 20,000 से 20 के बीच में, तो क्या होगी? एन की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, कहां तक? एन की वैल्यू 2 पे 5 बनेगा, एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 4, बस हाँ एन की सर वैल्यू 5 बस। पे तो 1900 का 11 बनेगा, ऊपर निकल नहीं जाएगा, 10 तक किया है। हाँ। ये आएंगी 5 आएंगी वेव्स, आ रहा है? हाँ सर। 1900 Yes, sir. इंटू 9, और ये 1900, ये 1900 इंटू 3, तो 19 की टेबल पढ़नी है, ऑड बार।
ठीक है, हो गया 43। ऐसी Yes. गलती होनी Yes, तो sir. नहीं चाहिए। क्लैम्ड एट द मिडिल पॉइंट, यही है, ऑड मल्टीपल आएंगे। चलो इस पेज पे आओ, 44 से 48 बोलो। 44 से 48 डाउट बोलो। 45 का बी बता दो। 45 फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। क्या है? ओपन, और ओपन तो समझते हो ना, ओपन लिखा है तो दोनों तरफ हाँ, ओपन है, और क्लोज लिखा है तो एक तरफ क्लोज है। ये क्लोज और ये ओपन। ओपन मतलब बोथ साइड ओपन। लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो पहला हमें पता चल गया कि ये किस बना है, तो लैम्डा बाय 2 की वैल्यू 5, लैम्डा की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। स्पीड दे रखी है 340, सी की वैल्यू 340, तो फंडामेंटल मिल गया। तो लैम्डा एफ इज इक्वल टू सी, तो एफ इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा 3400 हर्ट्ज। ये फंडामेंटल आ गया। हाईएस्ट हार्मोनिक इन द ऑडिबल रेंज, तो 3400 के सभी मल्टीपल मिलेंगे इसमें। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, और ये 20,000 से कम होना चाहिए तभी ऑडिबल है। क्लियर? चलो यही करना है Yes, बस। sir. ये ठीक है। तो 6, n की वैल्यू 6 आ गई। Sir, 48. 48. The piston is fitted in cylinder tube of small cross section. तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कॉलम वाला ही है बस, मतलब हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही है, बस इसमें इन्होंने क्या किया है कि एक पिस्टन यूज किया है। ये ट्यूनिंग फॉर्क है, और ये पिस्टन को ऐसे मूव कर रहे हैं। तो पहला रेजोनेंस का केस बनेगा जब ये ऐसा आएगा, और अब यही पिस्टन आगे चला गया, तो वाटर कॉलम वाला ही एक्सपेरिमेंट हो गया, सेम टू सेम। ये दूसरा हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें एंड करेक्शन नहीं आएगा ना, मतलब आएगा ना, एंड करेक्शन सब में आता है, निग्लेक्ट हाँ। कर देते हैं कई बार, नहीं दिया होगा तो निग्लेक्ट कर दिया, अदरवाइज आना चाहिए था। हाँ। नहीं, लेकिन ऐसा होगा ना, उससे फर्क वो वाले का इन्वर्टर का स्विच है। उससे फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है, वो सही है। तो L1 प्लस इंड करेक्शन, अरे बातें करना बंद करो यार, 3 लैम्डा बाय 4, तो घटाओ तो L2 माइनस L1 इंड करेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। देखो कितना शिफ्ट किया, वो थोड़ी ना डिपेंड किया, लैम्डा बाय 2 ही आया। तो लैम्डा की वैल्यू यहां से मिल गई, फ्रीक्वेंसी दी है, स्पीड निकल आएगी। ठीक, यस सर, इसमें कुछ जगह पे वो कुंड्स ट्यूब का लिखा था, वो थोड़ा बता रहा हूँ। चलो 49 हो गया, हो गया। यस सर। और 50, 50वां हो गया इसकी सर। फ्रीक्वेंसी हो और गया इसकी सर। बता फ्रीक्वेंसी दीजिए। बराबर तो बता कर। है बड़ा टप्पा, पहले की फ्रीक्वेंसी निकालो, तो इसकी ट्वाइस इंटू 1/2L अंडर रूट टी बाय म्यू, यही बनेगी। इसकी फ्रीक्वेंसी एयर कॉलम किस में है, एयर कॉलम फंडामेंटल है, तो 1/4L इंटू अंडर रूट बी बाय रूट, दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर कर दो। बराबर। तो रेजोनेंस में लिखा है ना, तो पहले की निकाल लेते हैं अपन, कितना है, टेंशन कितनी है बच्चे में पहले में, सर टेंशन मास, टेंशन ही निकालनी टेंशन निकालनी है। ठीक है, ठीक है। तो इसकी पहले अपन से पाइप में कितना दिया है, पाइप में फर्स्ट ही लिखा है ना, एयर कॉलम इनटू वाइब्रेशन इन फंडामेंटल मोड, तो एयर कॉलम का ऐसा है, तो एयर कॉलम का लैम्डा बाय 4 की वैल्यू 1 है, लैम्डा की वैल्यू 4 है, स्पीड की वैल्यू 340, तो फ्रीक्वेंसी 340 बाय 4, ठीक है, आ गया। तो 17 का आधा 85 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो 85 हर्ट्ज ही इसकी होनी चाहिए। तो इसकी वेवलेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर, 0.4, फ्रीक्वेंसी कितनी है 85, तो सी की वैल्यू लैम्डा और एफ का प्रोडक्ट, और लैम्डा और
वही डेसिमल में आ जाएगा कितना, 34, और यही टी बाय म्यू होना चाहिए, और म्यू की वैल्यू कितनी है, 4 ग्राम बाय 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो छाप दो, टी निकल आएगा। चलो हाँ सर, आगे बढ़े। 51, हो गया सर। बस इतना ही थे। हाँ, कॉन्स्टिट्यूब और वो समझा देता हूँ। ऑफिशियली सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ दिखा देता हूँ। सर मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अचीव हो रहा है तो इसे मिनिमम रेजोनेंस कहते हैं। ये क्या है, मतलब मिनिमम मिनिमम रेजोनेंस का मीनिंग है ना हर बार जब स्टैंडिंग वेव की कंडीशन बनेगी एम्पलीट्यूड ज्यादा आएगा। तो रेजोनेंस मतलब जब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, बस वही है। अब कहाँ थे अपन, भैया? ये है। 340 पे सर। देखो ये है कॉन्स्टिट्यूब। पहले देखो इसको यूज कहाँ करते हैं, मेथड ऑफ डिटरमिनिंग स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। ठीक है, तो सिंपली क्या करते हैं, ये हमारा पाइप हो गया, इसके अंदर ऐसे एयर पार्टिकल या पाउडर हमने छिड़क दिए। ये एक पाउडर है, पूरे में स्कैटर्ड है। ठीक है, पूरे में उड़ रहा है। अब हमने क्या किया कि एक यहां से साउंड प्रोड्यूस किया, तो उसने कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन इसके अंदर पैदा किए होंगे। यस सर। तो ऐसा साउंड जिसने इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बना दी। और अगर स्टैंडिंग वेव बनेगी तो कुछ देर बाद जब हम देखते हैं तो ये पाउडर के ढेर बन जाते हैं अलग अलग जगह। ऐसे बता सकते हो ये ढेर क्यों बन रहा है? प्रेशर सर वो प्रेशर ये वो पॉइंट है जो डिस्प्लेसमेंट नोड होंगे। सोचो, जिन जिन पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा उस पॉइंट पे पार्टिकल मूव नहीं करेंगे। तो ज्यों ही ये ग्लाइकोडियम के पार्टिकल वहां पहुंचेंगे, पाउडर के पार्टिकल ये वहां पे रुक जाएंगे, तो वहां पे ढेर बन जाएंगे, इस तरह का ढेर, यहाँ 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 ये इकट्ठा हो जाएगा। क्लियर? तो इनके बीच का गैप कितना होगा? नोड है तो लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 मिल गया। लैम्डा फ्रीक्वेंसी हमने पैदा की थी, फ्रीक्वेंसी भी मिल गई, वेवलेंथ भी मिल गई। कंपेयर कर दो। ठीक है, यस सर। बस ये है। चाहो तो इधर पढ़ो। सर जो आपने वो लास्ट एक वीडियो भेजी थी ना, वो कौन लेविटेशन की, सर वो एक बार उसमें एक अभी ये पढ़ो, अभी ये पढ़ो, ये पढ़ो जो लिखा है। सर और तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, खासकर यहाँ ये लाइन। आ गया समझ में? यस सर। सर फिर रेजोनेंस कॉलम यूज क्यों करते हैं, यही यूज किया करें। ये एक्यूरेट नहीं है ना, ये उतना एक्यूरेट नहीं है। मतलब ढेर में डिस्टेंस निकालना और ढेर में, समझ गया ना? क्योंकि ढेर इतना बड़ा है तो हम डिस्टेंस सेंटर से निकालने के, उसका सेंटर कैसे ढूंढेंगे, ये सब एक रफ एस्टीमेट दे देता है। अच्छा, है ना? सर इसमें इन्होंने वाइब्रेशन कैसे करी वो तो समझ नहीं आया। ये रॉड पे, ये रॉड ऐसे ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे रॉड से कनेक्ट कर दिया, अगर तो रॉड के अंदर लॉन्गिट्यूडनल ये है और ये एयर से कनेक्टेड है, तो वो एयर के अंदर चलेगा। ठीक है सर। और ऐसा किया, देखो ये ढेर हमेशा नहीं बनेंगे, ये समझ रहे हो? ढेर ये तभी बनेंगे जब स्टैंडिंग वेव की कंडीशन बनेगी। तो ये सोच पा रहे हो, ये मूवेबल होगा। हम इसको खिसका खिसका के देखेंगे, ज्यों ही ढेर बन जाएंगे जिस, तो वो स्टैंडिंग वेव की कंडीशन आ गई होगी। क्लियर? ऐसा नहीं कि हर लेंथ के लिए कंडीशन आ गई। वहां भी रेजोनेंस कॉलम में भी हमें पाइप की लेंथ बदलनी पड़ी थी, वाटर कॉलम एडजस्ट कर रहे थे, यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे।
वहां पे हम सुन के पता कर रहे थे आवाज तेज हो गई है, जैसे वो प्रोफेसर वाला एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था यस सर। कि वो सुनने की जगह वो ऑक्सीलोमीटर यूज कर ले रहे थे, यस सर। है ना। चलो, तो ये कुंट्स ट्यूब हो गई, है ना। नाम वाम याद रखने की जरूरत नहीं। ये हमारा रेजोनेंस कॉलम हो गया। एक और होगा, क्विंक एपरेटस और होगा, इन्होंने दिया नहीं, देना चाहिए था। नहीं दिया तो छोड़ो, ये है ये। देखो ये भी एक तरह की जुगाड़ है कि अगर हमें स्पीड पता करनी या वेवलेंथ पता करनी है, तो हमने ये सेटअप दिख रहा है ये वाला, यस सर। तो हम इस तरफ से भेज रहे हैं, तो ये साउंड दो तरीके से पहुंच रहा है, एक यहां से, क्लियर, और एक साउंड यहां से, ठीक है। तो ऊपर से कुछ लेंथ आएगी, नीचे से कुछ लेंथ आएगी, दोनों का लेंथ, अगर ऊपर से लेंथ L1 नीचे से लेंथ L1 L2, L1 माइनस L2 इनके बीच में पाथ डिफरेंस है, और अगर ये लैम्डा का मल्टीपल हो गया तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, आवाज तेज आएगी। L1 माइनस L2 डेल्टा अगर ऑड लैम्डा बाय 2 हो गया तो डिस्ट्रक्टिव आएगा। तो इससे हम इनडायरेक्टली लैम्डा निकाल सकते हैं, हाँ सर। यस सर। आवाज नहीं आई। है ना। तो हम करते क्या है इसमें, ऐसे फील करो कि इनिशियली बिल्कुल बराबर रखेंगे, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल रखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दिख रहा है, ये ऊपर जो पाइप है ये मूवेबल है, ऊपर उठ सकता है। तो देखो कुछ देर बाद फिगर ऐसा बन जाएगा, ये यहां से तो ऐसा, और वो वाला ऊपर वाला पाइप हम हल्का सा उठा देंगे, क्लियर। तो अगर हमने उसको x उठाया तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया होगा, x प्लस L2 माइनस L1। नहीं पहले 2x आ गया होगा ना, सीधे 2x सोचो, आएगा। हाँ हाँ हाँ। पहले इक्वल था, अब उसको हाँ, x अच्छा अच्छा। उठाओगे तो दोनों तरफ से तो x हाँ। उठ जाएगा, हम्म, और अगर ये लैम्डा बाय 2 के बराबर हो गया तो डिस्ट्रक्टिव आएगा। तो हमने क्या किया, जब इक्वल थे उससे हल्का सा खिसकाना चालू किया, एक समय ऐसा आएगा आवाज आना बंद हो जाएगी, जब आवाज आना बंद हो जाएगी वो ये कंडीशन बनेगी, तो x की वैल्यू लैम्डा बाय 4, तो वेवलेंथ मिल गई। और यस यहाँ सर। जो हमने जो भी फ्रीक्वेंसी यूज की थी ट्यूनिंग फॉर्क या कुछ भी, वो फ्रीक्वेंसी हमें पता थी, वेवलेंथ पता है, स्पीड निकल आएगी, ठीक। ओके। और क्या था इसमें, इतना ही था। DCT, अरे यार बुकलेट शेयर की थी मैंने, PDF, फाइल्स में। सर HCV के OL भी रह गए। एक बैच के रह गए, हाँ फिर भी मैं बता देता हूँ, पहले मुझे बुकलेट तो मिल जाए। नहीं सर, इधर नहीं मैंने मिली शेयर है। की है, किसी के पास है बुकलेट DCT 1? मेरे सर मैं दे दूंगा। मुझे याद सा तो है कि था, चलो ठीक है, पहले ये देख लो, स्क्रीन शेयर्ड है ना। हाँ सर। ये बस ऐसा है कि एक्चुअली मोशन किस तरीके से हो रही है, तो ये प्रेशर वेव है, ये डिस्प्लेसमेंट वेव है, जब पाइप दोनों तरफ से ओपन है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं अगले रेजोनेंस की बात करूं, हाँ सर, इसमें दिखाई दे रहा है। ये सर पार्टिकल एक्चुअली अपनी मीन पोजीशन पे हो रहे हैं, ये देखो जो एक्सट्रीम वाले पार्टिकल हैं यहाँ, ये सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ मूव कर रहे हैं। पार्टिकल कहीं दिख रहे हैं तुम्हें जो बिल्कुल रेस्ट पे हैं, बीच में 3 सेंटर पे। इस लाइन पे देखो, इस लाइन पे, हाँ है ना। अगला देखो इस लाइन पे रेस्ट पे है, ये दिखा जो वर्टिकल लाइन मैंने बनाई,
यस सर। यस वो वाले पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट के नोड है, इन पे प्रेशर सबसे ज्यादा आया होगा यस सर। और सबसे ज्यादा फील करने की कोशिश करो, दोनों तरफ से दबा रहे हैं उसको। सबसे इसलिए ज्यादा pressure- प्रेशर इस लाइन के नेबरहुड में फील करने की कोशिश करो कि देखो ये दोनों तरफ से दबा रहे हैं और दोनों तरफ से खुल भी रहा है। हाँ सर। तो कोशिश करो कॉमन सेंस बनाने की कि जो डिस्प्लेसमेंट का नोड है उसी पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि या तो दोनों तरफ से एक तरफ, दोनों तरफ से बराबर दबेगा या बराबर खुलेगा। तो उसी पॉइंट पे प्रेशर मैक्सिमम भी आएगा और उसी पे मिनिमम भी आएगा, यस सर। इसीलिए प्रेशर एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा। सर और जो है ना जो बाहर वाला सरफेस है ना सर, उस पे है ना कुछ हो नहीं रहा, इसलिए है ना उधर नोड है ना क्या नहीं हो रहा किसी? बाहर वाली सरफेस पे, जो जो मतलब है ना बिल्कुल एंड पॉइंट है, एंड सरफेस है। डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमा है लेकिन प्रेशर का नोड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पॉइंट पे। और अगर वन साइड ओपन होता तो भी देखो ये वाला नहीं मूव कर रहा है, ये वाला नहीं मूव कर रहा है, ये वाला नहीं मूव कर रहा है, लेकिन इन्हीं पॉइंट पे प्रेशर सबसे ज्यादा है। ठीक है, एक और दिखाता हूं। फिर कहाँ मर गया? अजीब सर सही ये है। किसका ग्राफ है? ये बस पिच बता रहे हैं कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो पिच बढ़ेगी। बस ये पिच की फील कराने के लिए कि हाई फ्रीक्वेंसी पे पतली आवाज होगी, लो फ्रीक्वेंसी पे थोड़ी मोटी आवाज होगी। और एम्पलीट्यूड ये है, आवाज सेम आ रही है, लाउडनेस बढ़ रही है बस एम्पलीट्यूड से। ठीक है, वो मुझे मिला नहीं, कहाँ गया? होना इसी में चाहिए। गुम गया, पता नहीं। चलो, बुकलेट मिली किसी को? सर मैंने आपको टेलीग्राम पे भेज दी। टेलीग्राम पे भेजी, हनी के। मिल गई। DCT-1 है ना? खुल गया।
चलो ये एक्सरसाइज 16, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 4 अगर नहीं आया होगा ना तो अब आ जाएगा। रेजोनेंस कॉलम का क्वेश्चन है। ऐसे एचसीवी के क्वेश्चन थे सभी। चलो सर डीसीटी इसमें 4। जो हाँ। इलस्ट्रेशन 5 था सर इसका 5 कहाँ है? इधर तो 55 के आसपास है। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? नंबर गलत दिया है सर कौन सा? इसमें ऊपर इलस्ट्रेशन, एक मिनट सर, सर 63 पेज पे 54 नहीं, पेज 63। और इको के बाद है सर, इको पे, इको का है। वो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है वो। ड्रम्स वाला, हाँ सर, यस हाँ सर, हाँ हाँ वो इनकम्प्लीट है। हाँ ये वैसे क्वेश्चन ऐसा था, वो ड्रम वाला है कि 1 सेकंड में 40 बार बजा रहा है। इनकम्प्लीट है क्वेश्चन। ऐसा है कि जैसे इसने टक 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 ऐसे करा 40 बार और ये किसी दीवार से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है। अगर रिफ्लेक्ट होके वो अगले वाले पे मैच कर गया तो इसको नई आवाज सुनाई नहीं देगी। बस यही कह रहे हैं। ये जो ड्रम के साउंड आ रहे हैं D3 D4 D5, तो जो रिफ्लेक्ट होके एक और साउंड आएगा, अगर वो अगले साउंड के साथ मैच कर गया तो इसको पता नहीं चलेगा कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर बीच में आ गया तो इसको पता चल जाएगा क्योंकि नई आवाज आ जाएगी। बस क्वेश्चन ये था। तो पहले डिस्टेंस D1 था, D1, तो D1 बाय C ये, और ये इनके बीच का इंटरवल 60/40। एक इक्वेशन ये थी। एक 2D2 बाय C इज इक्वल टू 60/60। ये D1 और D2 मिल जाएगा। इधर आगे 1-2 लाइन थी जो मिस हो गई इस वक्त। और सर एक इलस्ट्रेशन 50 भी देंगे। जो आपकी भी अरे ये तो ऐसा है, पावर, अगर इसका पावर P है तो डिस्टेंस R पे इंटेंसिटी पावर बाय 4πr² होती है पॉइंट सोर्स के लिए। अच्छा, अब अगर कोई माइक्रोफोन इसको रिसीव कर रहा है तो माइक्रोफोन पे कितनी एनर्जी गिरी, तो माइक्रोफोन का एरिया मल्टीप्लाई कर दो किसमें? इंटेंसिटी में। यस सर। तो माइक्रोफोन ने एनर्जी कितनी रिसीव की, वो पावर इंटेंसिटी कितनी है इनटू एरिया ऑफ माइक्रोफोन। या लीनियर वेरिएशन से 4πr² में पूरी पावर P है तो इस एरिया में पावर कितनी है, या इंटेंसिटी निकालो, एरिया मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, सर 55 और उसका सेकंड पार्ट 55 सेकंड पार्ट सेकंड B। यस सर 40 sounds a whistle at frequencies and at a distance 1 kilometer from the hill. The wind with speed is blowing in the direction of train. ठीक है, ट्रेन राइट में जा रही है, विंड भी इसी तरफ जा रही है 40 की स्पीड से, ट्रेन की स्पीड भी 40 है, फ्रीक्वेंसी और इसकी 1200 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ साउंड 1200 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द विसल पहला हो गया। यस सर डिस्टेंस एट विच इको, तो देखो यहां से टकरा के ये वापस आएगा और जहां ये सुनेगा वो डिस्टेंस अगर मैं x मान लूं तो ट्रेन को जो टाइम लगा वो x/40 है और साउंड को जो टाइम लगा वो, इनके बीच का डिस्टेंस d है, तो d/1200 प्लस d-x/1200। ये आंसर आता अगर विंड मूव नहीं कर रही होती। हाँ मूव कर रही है तो यहाँ +40, यहाँ -40। 40 डी की वैल्यू गिवन है 1 किलोमीटर, x निकला है। यस सर ठीक है, अच्छा ओके सर क्योंकि तब तक ये ट्रेन भी आगे चली गई ना। क्लियर? यस तो सर दोनों का टाइम इक्वेट कर दिया। सर इसके बाद जो एक्सरसाइज दी है उसका जो क्वेश्चन 3 है ना, हम्म, उसका डी पार्ट बता दीजिए।
car moves with speed 54. The horn of the car emits a frequency this at a speed. Wavelength of the sound emitted by horn. Wavelength of the sound reflected from the cliff. At frequency does a person can hear the reflected wave. ठीक है. What frequency does a person hear? How many beats does he hear in the second? The sound coming. Okay, D. तो हाँ सर, इसने एक तो 437 हर्ट्ज सुना और दूसरा कितना है 400 हर्ट्ज. तो 2 साउंड आ रहे हैं. इनके बीच का डिस्टेंस 37 है और 37 इज मोर देन 10. 10 हर्ट्ज। क्योंकि जो हम कंसेक्यूटिव साउंड सुनते हैं उनके बीच में 0.1 सेकंड से कम का गैप हुआ तो हमें पता नहीं चलता. यही है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, कि दो सक्सेसिव साउंड के बीच में अगर 0.1 सेकंड से कम का गैप आ गया तो हमें पता नहीं चलता कि ये डिफरेंट है. तो ऐसे ही अगर कोई चीज 10 से ज्यादा बार साउंड अगर चेंज हो जाए तो हमें वो कंटिन्यूअस ही लगता है. इवन आपने वो कंप्यूटर में वो आवाज सुनी है पी, वो पी नहीं होती, ऐसी होती है आवाज, पी 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 ऐसी है, लेकिन वो इतने जल्दी है कि हमें एक सिंगल आवाज आती है. तो अगर किसी भी चीज में चेंज 10 से ज्यादा बार हो गया साउंड में चेंज, तो हम उस चेंज को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे जैसा विजुअल में होता है. अगर इमेज 1 सेकंड में 16 से ज्यादा बार चेंज हो गई तो हमें कंटिन्यूअस लगती है. वैसे ही साउंड 10 से ज्यादा बार चेंज हो गया तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे. यही बीट के केस में होगा. ठीक है सर, ये जो हमने इसको 10 से इक्वेट करा, ये तो टाइम है ना, और वो 37 फ्रीक्वेंसी है. नहीं, टाइम तो 0.1 है. टाइम तो 0.1 है ना. फ्रीक्वेंसी टाइम 0.1 है तो फ्रीक्वेंसी 10 हो गई. 10 हर्ट्ज है ना. 1 सेकंड में 10 से ज्यादा बार का चेंज मतलब 0.1 सेकंड हो गया टाइम. यहाँ 1 सेकंड में 37 बार चेंज हो गया. ठीक है ठीक है सर. एक मिनट. सर बीट की है ना एक वीडियो भी डाली थी आपकी बनी हुई. वीडियो बनी, वो वीडियो पूरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सोचता हूँ कहीं इंटरनेट पे मिल जाए तो खुला नहीं. कैसे हो सकता है, एक भी नहीं. बीट बीट बीट. हाँ, ये सिमुलेशन दिख रहा है. यस सर. इसमें एक रेड कलर की वेव है, एक ब्लू कलर की वेव है, लेकिन दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम नहीं है. दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है. अगर हम देखो, एक वेव की कितनी है, पहली वेव की शायद 18 है. लिखा नहीं, सुन लिखा हूं. फ्रीक्वेंसी सेम है, कैसे पता चलेगा. अब शायद सेम है क्या. अब सेम है. देखो दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर बराबर है, पहले ये देखो, ये दो ग्राफ जोड़े, इस ग्राफ और इस ग्राफ को जोड़ने पे एक तीसरा ग्राफ आया. जो इसका गैप है वही इसका गैप है, वही इसका गैप है, और ये भी साइन वेव है. तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f, इसकी फ्रीक्वेंसी f, तो रिजल्टेंट की भी f. ये हमने फेजर से जोड़ दिया. लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती, इसकी f1 इसकी f2, तो अभी दोनों की 24 है. मैं नीचे वाले की 24 से हटाता हूं. देखो ग्राफ कैसा बन रहा है. अब जब हम इसको प्ले करेंगे तब देखिएगा. तो दो साइनसोइडल वेव थी, तीसरी भी साइनसोइडल है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ बदलने लग गया.
हम्म, इसका मतलब अगर यहां पे आवाज की बात करते तो यहां कांस्टेंट लाउडनेस आती, कांस्टेंट साउंड आता, लाउडनेस। यहां भी कांस्टेंट लाउडनेस होती, लेकिन यहां बता सकते हो कैसी आवाज आएगी? जब ये आएगा लाउडनेस काफी कम होगी, जब इसका नंबर आएगा आवाज तेज आएगी, फिर इसका नंबर आएगा आवाज कम आएगी। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ बदलने लग गया है। अगर फ्रीक्वेंसी f1 f2 बराबर नहीं थी तो एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन टाइम। तो ये बीट का केस है। अब ये सुनने में कैसा लगेगा वो देखो। होपफुली ये सिमुलेशन चलेगा। टाइम के साथ कांस्टेंट ही बदल रहा है। देखो यहाँ पे दो वेव दिख रही है, एक रेड कलर की एक ब्लू कलर की। ये देखो जूम करने पे दोनों एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही, ठीक है। हाँ सर। तो दोनों का सुपर पोजिशन भी थोड़ा देखो कैसा बना, सुपर पोजिशन इस तरह से, ठीक है। अब अगर हम इनको सुनते, जैसे पहले मैं फ्रीक्वेंसी सेम करके दिखाता हूं, दोनों की 400 400 होती। देखो दोनों वेव्स कोइंसाइड कर गई एक तरीके से। हाँ फेज डिफरेंस अलग अलग हो सकता है। तो देखो पहले देखो फेज जब मैं बदल रहा हूं तो क्या हो रहा है। अभी फेज 0 है, ए और ए मिलके 2A बन गए। फेज बदल रहा हूं, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। और ज्यों ही फेज 180 ले जाऊंगा, खत्म हो गई दोनों वेव्स। और 180 से वापस 360 ले जाऊंगा तो ये कुछ ऐसा। अब अगर हम साउंड सुने, ये पहले का साउंड, दूसरे का साउंड, आवाज आई थी। हाँ सर। एग्जैक्टली सेम साउंड है दोनों। यस सर। यस सर। अब अगर मैं दोनों साउंड को एक साथ भी प्ले करूं, सेम आवाज आ रही है। हाँ ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? एम्पलीट्यूड हाँ बढ़ रहा है, सर, घट रहा है। 180 डिग्री पे दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, एम्पलीट्यूड बढ़ने लग गया और ये मैक्सिमा आ गया। तो ये तो केस था जब हम सेम फ्रीक्वेंसी को इंटरफियर करेंगे तो उसी फ्रीक्वेंसी का एक साउंड बनेगा जिसका एम्पलीट्यूड कुछ यूनिक होगा, एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड आएगा जो फेज पे डिपेंड करेगा। आया समझ में? ये और बड़ा 180 ही सरप्राइजिंग ये रहेगा अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने कर दी 401। दिखने में भले ही ये साइन वेव लग रही है, लेकिन ये कहीं एम्पलीट्यूड इसका गिर रहा होगा। छोटा करूं, देखो वो कम होने लग गया, ये दिखा ग्राफ में हाँ पीछे, सर, राइट में। है ना, राइट लेफ्ट में। चलो वापस से जूम इन कर देता हूं। अब अगर हम इन दोनों साउंड को सुनते, ये पहला साउंड 400 हर्ट्ज। क्या आपको अंतर समझ में आ रहा है 400 और 401 में? नहीं सर। रफली सेम है, लेकिन अब मैं दोनों को प्ले करूं, बताओ क्या खास बात लगी? ड्रॉप आ रहा है बीच बीच में। ड्रॉप आ रहा है। बीच बीच में लाउडनेस बिल्कुल खत्म हो गई, फिर लाउडनेस मैक्सिमम, फिर खत्म, फिर मैक्सिमम, यही हुई, यस सर। है ना। अब देखो हाँ। अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैंने 401 रखा है, अब मैं इसको कर रहा हूं 402। अब सुनिएगा, अब 403। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अब जल्दी जल्दी कम जा रहा है। 404 करता हूं, ठीक है। जल्दी कम जा दो। ये समझ में आया? 404 पे 1 सेकंड में 4 बार आवाज कम हुई होगी। हाँ सर। 404 पे भले समझ में ना आए, 400 आप 1 पे फील करिएगा, 401 पे, ठीक है। 1 सेकंड में 1 बार आवाज। आया? यस सर।
यस हाँ सर। सर। एक सेकंड में एक बार आवाज कम ज्यादा हो रही है। अब अगर मैं यहां मैं कर रहा हूं 402, तो फील करिएगा अब फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी किसकी, आवाज कम ज्यादा होने की। ये एक सेकंड में 2 बार हुआ, क्लियर है? अब अगर मैं इसको 431 कर दूं या 26 कर दी, तो अब एक सेकंड में 26 बार साउंड कम ज्यादा होगा। कंटिन्यूस लगेगा। ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस लग रहा है। हाँ सर। ऐसा लग नहीं रहा है कम हुआ। फोन वाला साउंड आ रहा है ऐसे तो। ठीक हाँ है, और बढ़ा दूं, जैसे 455 कर दी। ऐसा लग रहा है सिंगल साउंड ही है। हाँ सर। ठीक है, तो ये हमारी बीट फॉर्मेशन होती है कि जब दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज अगर हम सुपर इम्पोज करते हैं तो जो आउटकम आता है उसका एम्पलीट्यूड f1 माइनस f2 के डिफरेंस के हिसाब से कम ज्यादा होने लगता है। ठीक, ये हमारा जो बीट का नंबर था, हमारी फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंट पे कैसे मतलब डिपेंड कर रहा था? बता रहा हूँ। अभी कर रहा है ये तो समझ में आया ना? यस सर। कैसे कर रहा है वो मैथमेटिक्स देख लो। एक मिनट, मैथमेटिक्स भी मैं ग्राफ से ही दिखा सकता था, लेकिन छोड़ो, ग्राफ से तो समझ में आ ही गया। तो y इक्वल टू मैंने लिखा a साइन ओमेगा 1 t माइनस एक्स बाय सी। एक वेव ये है, एक वेव a साइन ओमेगा 2 t माइनस एक्स बाय सी। ये दो वेव इंटरफियर कर रहा हूं, प्लस फाइव ले लूं उससे फर्क नहीं पड़ना है। तो इन दोनों वेव का कॉम्बिनेशन क्या होगा? कुछ कंबाइन कर सकते हैं सीडी फॉर्मूला लगा के। Yes, 2a साइन 2s एक ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बनेगा 2 बाय 2, और एक बनेगा कुछ कॉस में यस सर। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बनेगा। ठीक है, तो इसी को मैं एट x इक्वल टू एक्स नॉट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑब्जर्व करूं तो y इक्वल टू 2a cos डेल्टा ओमेगा बाय 2 t प्लस इस वाले टर्म को फाइ लिख लूं, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2 t प्लस फाइ 2। ये समझ में आ रहा है? फाइ 1 फाइ 2 क्या है? जो उसको x की वैल्यू x constant नॉट छापी थी उसको मैंने कांस्टेंट में लग दिया। ठीक है, तो अब देखो ये भी साइन का फंक्शन, ये भी साइन का फंक्शन, एक तरीके से दोनों साइन के फंक्शन है। तो मैं इस टर्म को लिखूं एम्पलीट्यूड एट टाइम t, एम्पलीट्यूड t के साथ बदल रहा है। साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2 ओमेगा एवरेज, ऐसे लिख सकता हूं। yes sir ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का एवरेज ये लिखा, और ये एम्पलीट्यूड टाइम का फंक्शन हो गया। ठीक है, तो जो एम्पलीट्यूड हम कांस्टेंट मान रहे हैं वो टाइम डिपेंडेंट हो गया। बताओ एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी कितनी है? डेल्टा ओमेगा बाय 2। frequency delta omega by 2 फ्रीक्वेंसी है ऑफ एम्पलीट्यूड 4 pi डेल्टा ओमेगा बाय 2। 4 पाई। वो ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मान लो। हाँ ठीक है, ठीक तो मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी बताओ क्या होगी? स्क्वायर इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। डेल्टा हाँ। ओमेगा बाय 4। नहीं, डेल्टा ओमेगा ओमेगा। डबल हो जाएगी भाई। हाँ सॉरी, टाइम मॉड लग गया ना, स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर लग गया, टाइम पीरियड आधा हो गया। से साइन थीटा का पीरियड 2 पाई, साइन स्क्वायर थीटा का पीरियड पाई, पीरियड आधा मतलब फ्रीक्वेंसी डबल ना। तभी तो याद करो काइनेटिक एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी, इन सब की फ्रीक्वेंसी 2f होती थी, क्योंकि मॉड लग जाता है या स्क्वायर हो जाता है। और एक्चुअली अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो अपॉन 2 पाई, और इसी को मैं सीधे f1 माइनस f2 लिख लूं, ये चीज लिखिए। हाँ सर आया? अरे हाँ सोचो, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आई, तो लीनियर फ्रीक्वेंसी f1 माइनस f2 आएगी। अभी चलो ऐसे छोड़ देता हूं, ये आएगी। ठीक,
तो अंडरस्टूड एनालॉजी समझ में आई कि इंटेंसिटी F1 माइनस F2 की फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रही होगी। तो वही चीज ये है बीट फॉर्मेशन का केस। ये है बीट फॉर्मेशन। तो दो साउंड जो सिमिलर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसीज ω1 और ω2 भी सिमिलर ही है। ये ध्यान देना, ω1 और ω2 बहुत दूर नहीं है, क्योंकि अगर बहुत दूर हो गई तो ये ω1 माइनस ω2 की वैल्यू बड़ी आ जाएगी। और अगर बीट 10 हर्ट्ज से ज्यादा है तो आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली साउंड डिफरेंट है या क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम ω1 और ω2 एक दूसरे के क्लोज रखेंगे। तो हम जैसे मैंने एग्जांपल ये समझो कि ω1 मैंने लिया था कितना 400 हर्ट्ज, ये लिया मैंने 404 हर्ट्ज। तो ये वाला कितना बनेगा 402 हर्ट्ज बनेगा। और ये कितना बनेगा 4 हर्ट्ज। ये फील कर पाए? यस सर। तो देखो 400 हर्ट्ज और 404 हर्ट्ज का इंडिविजुअल साउंड में कोई अंतर नहीं है, सुनने में एक सा लगता है। तो 402 हर्ट्ज भी सुनने में वैसे ही लगेगा जैसे दोनों लग रहे थे। तो आपको लगेगा आवाज तो वही है, लेकिन उसकी लाउडनेस 1 सेकंड में 4 बार कम ज्यादा हो रही है। तो आवाज सेम आएगी क्योंकि 400, 404 और 402 तीनों सिमिलर साउंड करते हैं, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड है या जो इंटेंसिटी है वो हर 1 सेकंड में 4 बार 0 होगी, 4 बार मैक्सिमम होगी। इसीलिए आपको आवाज कम ज्यादा होते हुए लगेगी। तो इस पे स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, स्पीड का क्या फर्क है, फ्रीक्वेंसी का ही तो रोल है सिर्फ। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये है बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मिटा दूं? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लेना। हालांकि इसमें सिर्फ इसकी जरूरत पड़ेगी कि बीट फ्रीक्वेंसी होती कितनी है। तो जो सिमिलर फ्रीक्वेंसी के अगर साउंड प्ले किए जाएं तो F1 माइनस F2 के डिफरेंस के मॉड जो आएगा उसके बराबर हर 1 सेकंड में उतनी बार इंटेंसिटी कम ज्यादा होगी। ठीक है, मैथमेटिकली एक ग्राफ ऐसा था, दूसरा ग्राफ भी रफली ऐसा ही है। सॉरी, फ्रीक्वेंसी एक ग्राफ ऐसा है और दूसरा ग्राफ हमारा ऐसा है, बस F1 और F2 अलग है। जब इनको कंबाइन किया तो ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक, सर ये जो मिनिमम एम्पलीट्यूड है वो 0 हो सकता है? हाँ हाँ, हो ही जाएगा ना 0। ये छोड़ो, तुमने कभी साइन 6 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इसका ग्राफ बनाओ, तो अगर हम बनाते तो ये क्या बनता 1/2 साइन 6 थीटा और 5 थीटा का क्या बनेगा 11 थीटा 11 थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। और ये ग्राफ बना कि हमने कॉस थीटा बाय 2 और साइन 11 थीटा बाय 2 ये बनाना है। ठीक है, कौन ज्यादा जल्दी जल्दी बदल रहा है इसमें? साइन। ये वाला। तो जो स्लो बदल रहा है उसके बीच में हम cos थीटा बाय 2 के बीच में cos थीटा बाय 2 का ग्राफ ऐसा बनेगा, ये cos थीटा बाय 2। इसके बीच में हम sin 11 थीटा बाय 2 बना देंगे, ये इसका फाइनल ग्राफ आएगा। याद दिलाता हूं, x sin x का ग्राफ कैसे बनाते हैं? x का बनाया माइनस x का बनाया sin x इसके अंदर, याद आया? ये एक मिनट, हाँ सर, ये नहीं बताया आया? था आपने। फिर बता देता हूँ, रुको, बस ग्राफ आ रहा है। कर्सर कहाँ चला गया? दिखा देता हूँ स्क्रीन। तो जैसे हम पहले बना रहे हैं, यहाँ x
स्क्वायर साइन एक्स। ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, जब मैं इसको छोटा करूंगा ना, ये एक्स स्क्वायर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। एक मिनट, बट डिवाइड मार। छोटा कर दे रहा हूँ उसको। 100 कर दीजिए। एक मिनट, पहले मिटा के दूसरी बना लेता हूँ। पहले एक मिनट, ये हटा भी नहीं, कुछ एरर ही। अरे यार वो बंद ही हो गया। अब मैं जैसे बना रहा हूं इसमें e टू दी पावर x का, e टू दी पावर x का ग्राफ ये है। अब मैं e टू दी पावर x साइन x का बनाता हूं। e टू दी पावर x साइन x आया नहीं, अरे इक्वेशन e छपा ही नहीं था। ये e टू दी पावर x साइन x का है। देखो ग्राफ, अभी शायद समझ में ना आए, अगर मैं एक और ग्राफ इसमें जोड़ दूं तो शायद समझ में आ जाएगा। e टू दी पावर x का नेगेटिव। सर वो बहुत ऊपर चला गया ना, इसलिए पहले लगा। वो e टू दी पावर x की हाइट बहुत होती है ना, e टू दी पावर x की हाइट बहुत होती है। तो ये e टू दी पावर x साइन x ऐसा बना कि हम e टू दी पावर x बना दें, ये e टू दी पावर x, ये e टू दी पावर x का नेगेटिव, इनके बीच में साइन x बना ऐसा बनेगा। ठीक है, e टू दी पावर x काफी तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए वो दिख नहीं रहा। सर इसके मुझे एम्पलीट्यूड को उसके एम्पलीट्यूड से मैच करना पड़ेगा ना। हाँ, जैसे e टू दी पावर x बाय 10 से भी कुछ नहीं हो रहा है, इससे भी कुछ नहीं होगा। एक्चुअली मुझे पावर में ही x को, ग्राफ को फैलाना है, तो मुझे x बाय 10 ऐसे कुछ करना पड़ेगा। ये आया समझ में? यस सर। क्योंकि ये एकदम से काफी तेज ग्रो कर जा रहा था। ये अब मैं साइन x में भी x को इसी से रिप्लेस कर देता हूँ, x को x by 10 x को x बाय 10 से। साइन x को x ही रहने दो, ये भी अंदर थोड़ा और इसको नहीं फैलाते। अब देखो, अब देखा क्या हुआ, एक e टू दी पावर x बाय 10 साइन x का बना रहे हैं हम ग्राफ। तो e टू दी पावर x बाय 10 ऊपर बनाया, माइनस x बाय 10 नीचे बनाया, और साइन x उन दोनों के बीच में, क्योंकि साइन x उन्हीं दो के बीच में तो ऑक्सीलेट करेगा। अब आ रहा है समझे? सर आपने x को x by 10 से रिप्लेस किया, तो साइन के अंदर क्यों नहीं किया? साइन के अंदर वो साइन फिर ऐसा इतना दूर दूर चला जा रहा था ना, तो वो दिख नहीं रहा था, ग्राफ छोटा करना पड़ रहा था। वो फैक्टर वो सेम तो नहीं करेंगे, वो जो फैक्टर बाहर है वो तो ऐसा है, f ऑफ x साइन x का बनाना है, तो आप f ऑफ x बनाओ माइनस f ऑफ x बनाओ, इन दोनों के बीच में साइन x चिपका दो। सर और ऐसा भी सोच सकते हैं, जैसे f जो e की पावर x में अपन ने x को x by 10 से रिप्लेस किया, तो जिस फैक्टर से वो x e की पावर x by 10 चेंज होगा, उस फैक्टर से साइन के अंदर थोड़ा चेंज होगा x by 10 से। मतलब इंडिपेंडेंट चीजें हैं, e टू दी पावर x बाय 10 कोई और फंक्शन है, साइन x कोई और फंक्शन है। यस सर। है ना? और सर ये साइन की फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो अपने ओरिजिनल साइन की थी? हाँ, तो वो तो है ही ना, देख लो जीरो कब कब हो रहा है। एक्सिस का देखो, साइन थीटा दिखा, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई दिख रहे हैं,
हाँ हाँ नहीं दिख रहा हूँ, फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। अब दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं। तो साइन थीटा की तो वही फ्रीक्वेंसी है। एफ ऑफ एक्स ये ऊपर का फंक्शन, ये नीचे का फंक्शन, इन दोनों के बीच में ये बना। क्लियर? बस एम्पलीट्यूड बताया। हाँ, तो ये सबके लिए ही है कि अगर मैं यहां से कोई भी एफ ऑफ एक्स डिफाइन करूं, एफ ऑफ एक्स क्या लूं, 1/x ले लेता हूं। 1/x भी तेजी से बदलेगा हालांकि, ये 1/x है ना। अब मैं एक और फंक्शन लेता हूं माइनस एफ एक्स, जो एफ हमने डिफाइन किया था। अरे कुछ काम नहीं कर रहा ये। और मैं तीसरा फंक्शन ले रहा हूं एफ ऑफ एक्स साइन एक्स। ठीक, साइन इन दोनों के बीच में ही बना है, लेकिन ये उतने जल्दी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो साइन एक्स है, इसको मैं साइन एक्स को छोटा कर देता हूं, इंटू 10 कर दूं। अब आया समझ में? ठीक है। सर मतलब अपन किसी भी फंक्शन से साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में ही बनेगा, उसके अंडर भी उसके बीच में ही बने, सिंपल सी बात है, उसके मैक्सिमा से उससे मिनिमा के बीच में जाएगा ना। एफ ऑफ एक्स साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ एक्स होगी, मिनिमम माइनस एफ ऑफ एक्स होगी। अच्छा यस सर। यहां मैं जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स 1/x लिया था, यहां मैं बदल दूं, यहां बदल के मैं साइन एक्स ही ले लूं। अब समझ में आया क्या हुआ ये? अब साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाय 10 का ग्राफ बना रहा हूं, ये एफ ऑफ एक्स है। और देखो ये इनवेलप का ग्राफ क्या है, साइन एक्स है, और इसके अंदर साइन एक्स बाय 10, सॉरी साइन 10x हो गई, 10x। जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है, हाई फ्रीक्वेंसी क्या है, साइन 10x, वो लो फ्रीक्वेंसी के अंदर बना दिया गया। यस सर। आया समझ में? तो इस प्रोडक्ट का ग्राफ ये है। कौन सा, जो डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है, जो लाइट ब्लू दिख रहा है, सॉरी ये जो मैंने अब बोल्ड कर दिया, ये ग्राफ साइन एक्स और साइन एक्स बाय 10 का है। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट का है ना ये ब्लू वाला? प्रोडक्ट का। तो ऐसे समझो ना, साइन एक्स और साइन एक्स बाय 10 है, तो पहले हमने साइन एक्स बनाया, फिर माइनस साइन एक्स बनाया, और इन दो के बीच में हमने ये साइन एक्स बाय 10 बना दिया। तो ऐसा सोचा कि एक्चुअल फंक्शन ये है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। तो साइन एक्स बाय 10 वैसे बनता है ऐसा, पास। अब हमने कहा नहीं, इसका एम्पलीट्यूड साइन एक्स के हिसाब से बदलना है, तो हमने इसको बीच में स्केल कर दिया, कहीं कम कर दिया, तो ये ग्राफ हमारा बन गया ऐसा। मतलब जो रेड वाले से बनाया वो इस ग्राफ का पार्ट नहीं है ना? नहीं, कैसे हो सकता है? स्केल करने के लिए बनाया। तो ये बीट फ्रीक्वेंसी कुछ और नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो सोचो, एक साइन 100t होता, एक साइन 102t होता, मैं इनको कंबाइन करता, सॉरी इस प्लस में इनको कंबाइन करते, तो क्या बनता, साइन 101t और कॉस t, ये बनता। तो हम कॉस t के अंदर इसको बना देंगे, तो इसका ग्राफ होगा ये कॉस t का ग्राफ, ये माइनस कॉस t का ग्राफ है। और इनके बीच में साइन 101t, मतलब साइन थीटा 101 बार बदल जाएगा। ये इसका ग्राफ होगा। यस सर। क्लियर? तो ये विल बिहेव एज एम्पलीट्यूड। तो अगर हमसे पूछा जाए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ओमेगा की वैल्यू 101 लिखेंगे, और एम्पलीट्यूड किस हिसाब से बदल रहा है, ये एम्पलीट्यूड का ओमेगा 1 है ना? यस सर।
तो बेस फ्रीक्वेंसी उसकी ये मानी जाएगी। तो फाइनल कंक्लूजन ये आया, a sin 2 पाई f1t और a sin 2 पाई f2t को कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा a sin 2 पाई f1 प्लस f2 बाई 2t। ए इसमें टाइम का फंक्शन होगा, है ना? हाँ, a बाई 2, और ये साइन की जगह एक्चुअली कॉस आएगा, लेकिन कॉस साइन से वैसे फर्क पड़ना नहीं। 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2t, ये चीजें बनी। तो हमने इसको एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसको 2 पाई f इक्विवेलेंट t ये लिखा। तो ये क्या है? वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी f1 प्लस f2 बाई 2 एंड एम्पलीट्यूड that varies with time with frequency f1 minus f2 whose amplitude square, क्योंकि एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी तो आधी है लेकिन मॉड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, तो मॉड एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी, ये पूरा लॉजिक है बीट्स का। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। म्यूजिशियन इसका यूज करते हैं अपने ट्यूनिंग फॉर्क को ट्यून करने के लिए, मतलब उसको गिटार को, जैसे गिटार के वायर में, जैसे ये गिटार के वायर, ये सा है, ये रे है, ये गा मा, ऐसे। तो इसकी कोई बेस फ्रीक्वेंसी है, जैसे मान लीजिए 256 हर्ट्ज है। अब अगर ये हमने टाइट या लूज कर दिया तो ये फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो जाती है। तो ये पता करने के लिए कि मिसमैच है कि नहीं, वो एक नया ट्यूनिंग फॉर्क लाते हैं जो 256 हर्ट्ज का है। ट्यूनिंग फॉर्क प्ले किया, इसको प्ले किया, अगर इनमें बीट सुनाई दी मतलब ये ट्यून नहीं है, ठीक है, और अगर बीट नहीं सुनाई दी तो ट्यून है। ठीक है, तो मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, उसमें लास्ट में एक वीडियो, उस वीडियो के अंदर एक और वीडियो है, वो उसमें आपको मजा आएगा, वो देख लेना बीट्स वाला। चलो सर, वो 3 मिनट वाली देखनी है ना, एक यूट्यूब पे डाली थी बीट्स वाली। हाँ, बीट फॉर्मेशन 3 मिनट हाँ, की। 15-20 मिनट की होगी, छोटी सी। सर, वो 3 उसमें मिनट की है। मैक्सिमम टाइम तो ये एक्सप्लेन किया है ग्राफ को। यस सर। मेरी बुकलेट कहाँ चली गई? मिल गई। चलो, DCT-4 DCT-4 1 2 3 4 डाउट बताओ। पहला समझ में आया क्या बात चल रही है? यस सर। क्लाउड से लाइटनिंग आती है और साउंड आता है, दोनों एक साथ जनरेट होते हैं, लेकिन ये साउंड आने में टाइम लगता है। तो ये हम माने इंस्टेंटली आ जाता है, और ये कब आता है? D/340 आफ्टर टाइम D/340, ये समझ में आया? यस सर। और ये दरअसल D/3 × 10⁸ है, जिसको अप्रॉक्स 0 मान लेते हैं। क्लियर? सर, स्पीड से सोच सकते हैं डायरेक्टली। 340 को ये 1/3 किलोमीटर पर सेकंड मान सकते हो। 340 मीटर पर सेकंड को रफली 1/3 किलोमीटर पर सेकंड मान सकते हैं। यस सर। तो सोचो कि लाइटनिंग आपको दिखी, लाइटनिंग दिखी t = 0 पे, साउंड आया t = 6 सेकंड बाद, इसका मतलब 2 किलोमीटर दूर रहा होगा। सोचो, क्लाउड 2 किलोमीटर अवे है। हाँ सर। क्योंकि हर 3 सेकंड में साउंड 1 किलोमीटर कवर अप करता है। यस सर। तो 6 सेकंड में उसने 2 किलोमीटर कवर अप किया होगा। तो वही लिखा है कि 3-3 के काउंट पे 1-1 किलोमीटर करते जाओ। आया समझ में? जैसे 1 2 3 3 सेकंड हो गए, 1 किलोमीटर लिख लो, फिर 4 5 6 3 किलोमीटर हो गए, 1 किलोमीटर और लिख लो। यस सर। अब ये लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। डिवाइड द नंबर यू हैव रीच्ड बाय 3, समझ में आया क्यों? कि आप जैसे 15 सेकंड टाइम लगा, इसका मतलब 5 किलोमीटर था, 5 किलोमीटर। इसकी वैल्यू 1/3 किलोमीटर पर सेकंड थी।
हैंस प्रूव्ड हो गया पहला। Yes, sir. सेकंड हैंस प्रूव। थर्ड, ये पहला समझ में आया फेज कितना चेंज होगा, हाँ क्योंकि डेल्टा फेज इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी या Yes, 2 पाई बाय टी डेल्टा टी, और डिस्टेंस के साथ रिलेशन क्या है 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। तो फेज पोजीशन के साथ भी बदलता है, टाइम के साथ भी बदलता है। तो यही पहले में ये पूछा है, दूसरे में ये पूछा। क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट गिवन टेम्परेचर। तो फॉर्मूला क्या था, गामा RT बाय RT upon M। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 32, तो 16 का रेशो मतलब अंडर रूट में 4 का रेशो, 4 गुना ज्यादा। बॉम्बे आ गया। यस सर। अगले का आंसर बॉम्बे। देखो पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से किसी भी डिस्टेंस r पे इंटेंसिटी 1/r² होती है, तो एम्पलीट्यूड कितना होगा 1/r। आया समझ में? पावर से ही किया ना। हाँ हाँ, अगर लाइन सोर्स होता तो किसी भी r पे इंटेंसिटी 1/r होती, एम्पलीट्यूड 1/√r होता लाइन सोर्स के लिए। इनवर्स स्क्वायर लॉ। चलो सेवेंथ, बॉम्बे। सेवेंथ का आंसर क्या आ गया, चेन्नई। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बिकम्स डबल। तो टेम्परेचर 273 से 270 सॉरी कितना है 300 केल्विन था, 300 केल्विन से 600 केल्विन हो जाना चाहिए, सॉरी 1200 केल्विन हो जाना चाहिए। स्पीड C से 2C करनी है तो टेम्परेचर T से 4T करना होगा, तो 300 केल्विन से हमें 1200 केल्विन करना पड़ेगा। ऐसा तो एक भी नहीं दिख रहा है। तो 300 नहीं 273 है मतलब। 273 होगा तो उससे आ नहीं जाएगा। है। 270 राइट टू। एट विच ओके 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री बोला 0 है। डिग्री। हाँ तो 273 से 273 का 4 गुना, मैं सोच रहा था रूम टेम्परेचर पे। तो चेन्नई आ गया। हाँ यस सर। अगले का आगरा हो गया सर। आगरा चिन्नी हो गई। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर प्रेशर पे इंडिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर वेलोसिटी का स्क्वायर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी। बॉम्बे सही है। वेलोसिटी टेंशन v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, पैराबोला चेन्नई। लेंथ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2l अंडर रूट टी बाय म्यू, फ्रीक्वेंसी 1/l। दिल्ली भी। आगरा फॉर्मूले से लगेगा आपको कि p बाय रो है, इससे लगेगा कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट प्रेशर, लेकिन ये गलत है। वजह, क्योंकि आप अगर प्रेशर डबल करोगे तो गैस की डेंसिटी भी ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। तो अगर प्रेशर आपने डबल किया 2p, डेंसिटी 2ρ, दोनों चीजें कट गई। इसीलिए एक्चुअली प्रेशर पे इंडिपेंडेंट आता है। जैसे किसी पिस्टन के अंदर एयर थी, किसी सिलेंडर के, आपने प्रेशर डबल किया, तो प्रेशर डबल करने के लिए बाकी आपने सब चीजें सेम रखी हैं, टेम्परेचर सेम है, बाकी सब चीजें सेम है, देखो लिखा है टेम्परेचर कांस्टेंट। तो डबल करने, प्रेशर डबल करने का एक ही तरीका है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डबल कर दो, तो डेंसिटी भी डबल हो गई होगी। सर पर वेलोसिटी फॉर्मूले में प्रेशर आता है। अरे तो p बाय रो आता है ना, और जब से मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी इसलिए मतलब इस वाले volume फॉर्मूले half हो से जाएगा। देखो तो समझ में आएगा। मोलर मास चेंज हो नहीं रहा है, टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा है, तो ये प्रेशर इंडिपेंडेंट है। ओके सर, हाँ हाँ सर। लेकिन पहले वाले से डिपेंडेंट लग रहा है, लेकिन डेंसिटी खुद प्रेशर पे डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर, ऐसे सोचो ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो PV इक्वल टू nRT के हिसाब से टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P की वैल्यू nR/V T। तो या तो आप n डबल करोगे या V हाफ करोगे, हाँ दोनों ही केस में डेंसिटी डबल हो जाएगी। यस सर। वॉल्यूम आधा किया, मास वही है, वॉल्यूम वही, मास डबल किया तो भी वही होगा। हाँ क्लियर? यस सर।
सर जो इसका दिल्ली वाला पार्ट था वो आपने ऐसे देखा था कि वो उसकी जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना बड़ा लैम्डा होगा उतनी छोटी फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला है ना हमारे पास, ये है। बात वही है, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला है ना सीधे, तो बता सकते हैं ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ठीक है सर, ओके थैंक यू। चलो 9 हो गया, यस सर। 10 हो गया। सर इसमें डेली होगा क्या? डेली हाँ, डेली आएगा। क्योंकि डेली लाइफ में जितने साउंड है वो हजारों फ्रीक्वेंसी से मिलके बने, तो कई फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। आगरा आगरा ई आगरा ओमेगा ये चाहिए, हाँ सर ठीक है। 12 चेन्नई चेन्नई। काइनेमेटिक्स, यस सर। यस यस सर सर। हाँ ठीक है। सर। आपको डिस्टेंस बाय सी, डिस्टेंस बाय 340, ये टाइम है। चलो, ट्यूनिंग फॉर्क सेंड्स अ साउंड वेव इन एयर, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो पैरामीटर क्या चेंज होंगे? चेन्नई। चेन्नई चेन्नई टेम्परेचर का का एयर का, तो चेन्नई। वेवलेंथ, क्योंकि बाकी तो ट्यूनिंग फॉर्क की ए और बी, ए बी डी। एक मिनट, क्या है किसका ये बताओ। माइक बंद करो। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क है, ये ट्यूनिंग फॉर्क की खुद की प्रॉपर्टी है। आगरा, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई सिर्फ मीडियम की प्रॉपर्टी। चलो, अब आया एवरेज पावर ट्रांसमिटेड। आगरा प्रेशर एम्पलीट्यूड आर इक्वल, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट वेव इज डबल दैट ऑफ सेकंड, प्रेशर एम्पलीट्यूड इक्वल है, पावर आगरा आ रहा है। आगरा, आगरा आगरा ठीक है। सर इसको जो अपना पावर वाला फॉर्मूला था ओमेगा हाँ, स्क्वायर बता रहा हूँ। पावर का फॉर्मूला हमारा ये था, तो इस हिसाब से ओमेगा स्क्वायर एस स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। क्लियर? लेकिन इसी को मैं सुधार के लिखूं, हाफ म्यू सी ओमेगा को, ओमेगा बाय के की वैल्यू सी होती है, ओमेगा को के सी लिख लूं, एस स्क्वायर लिख लूं, हाफ म्यू सी क्यू के स्क्वायर एस स्क्वायर, और प्रेशर एम्पलीट्यूड होता है बी के एस नॉट, यही होता है। यस होता है। तो इसको अगर मैं प्रेशर हाँ, एम्पलीट्यूड से रिप्लेस करूं, म्यू सी क्यू, तो डेल्टा पी बाय बल्क मॉडुलस का होल स्क्वायर बनेगा। देखो फ्रीक्वेंसी का रोल गायब हो गया, देखो फ्रीक्वेंसी का रोल आया ही नहीं, क्योंकि दरअसल फ्रीक्वेंसी की वजह से के और एस जो कंबाइन होके डेल्टा पी में चले गए। तो अगर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड दे रखा है तो दोनों पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड स्क्वायर दोनों पे। लेकिन प्रेशर एम्पलीट्यूड दे रखा है तो फ्रीक्वेंसी वाला टर्म प्रेशर के अंदर चला गया है। इस फॉर्मूले से देखो, के 1/λ टाइप का होता है, 1/λ मतलब फ्रीक्वेंसी, और क्वेश्चन में प्रेशर एम्पलीट्यूड दे रखा है, दैट्स व्हाई आंसर आगरा है। अगर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड दे रखा होता तो फिर फ्रीक्वेंसी का रोल आता। तो सर इसमें ये पता कैसे चलता है हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? लिखा तो है, प्रेशर एम्पलीट्यूड लिखा है ना क्वेश्चन में, तो पहला फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें प्रेशर कहाँ है? अच्छा, हमें कांस्टेंट चेंजेस सब आनी चाहिए। ये तो पावर का फॉर्मूला है और डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है नहीं, तो या तो तुम प्रेशर एम्पलीट्यूड से डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड निकालोगे तो वो अलग अलग निकल आएंगे। अच्छा ठीक है सर, हाँ समझ गए? यस सर। ठीक है, तो आगरा आंसर आएगा 14। 15, बॉम्बे। बॉम्बे 16, 15 का तब बॉम्बे। आया नहीं था, ओके 16 ओके, ये अभी करने नहीं थे। 16 का चेन्नई। एक बैच में मैंने बता दिया, एक में नहीं बताया। वैसे 16 का मैं आंसर फिर भी बता देता हूँ। पर्सन स्पीकिंग लाउडनेस थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी रीजनेबल 20 मैक्सिमम डिस्टेंस, तो 100 गुना तो कितना जाना है मैक्सिमम डिस्टेंस, चेन्नई है ना, 10 डेसिबल पे
10 गुने का चेंज 100 गुना चेन्नई। अगला he hears echo Bombay. 2b by c बॉम्बे बॉम्बे equal to 1.5 बॉम्बे। 18 आगरा 19 ये हो चुका था बॉम्बे। 20 दिल्ली 10 पे 5 दिल्ली। 21 बॉम्बे। बॉम्बे बॉम्बे। जिनने नहीं किया वो अभी कर लेना, कुछ देर बाद 21 मैं बता दूंगा देंगे तब करना। 21 क्लास में बताया था ना, सर दूसरे बैच में भी पढ़ाया नहीं दूसरे है। बैच में, तुम्हारे में बताया नहीं मैंने। 22 से 22 हुआ हाँ सर बॉम्बे Bombay. बॉम्बे आ बॉम्बे, क्योंकि एक का वेवलेंथ ये है, एक का वेवलेंथ ये है, तो c बाय लैम्डा माइनस c बाय 1.0 लैम्डा इज इक्वल टू 6। सॉल्व कर लो, बाइनोमियल लगा लेना। 23 आगरा चेन्नई Chennai. आगरा Chennai आ रहा। आगरा a train moving towards a tunnel कर दो सर। if the driver hears 6 beats per second speed of sound frequency of the whistle। कुछ वो तुम लोगों ने रिफ्लेक्शन नहीं लिया है जिनका आंसर नहीं आ रहा चेन्नई आ है, रहा। रिफ्लेक्शन होके आएगा। आगरा समझ गया? एक फ्रीक्वेंसी f नॉट सुनेगा, एक f नॉट के साथ पहले वो लिसन करेगा, तो c अपॉन c माइनस v, माइनस वी फिर c प्लस v बाय C plus c। V by C। तो f नॉट c प्लस v बाय c माइनस v माइनस f नॉट इक्वल टू 6, तो 80 आएगा। आगरा ठीक है, अब चाहो तो बाइनोमियल लगा लो इसमें। 1 प्लस 2v बाय c लिखा है माइनस f नॉट इज इक्वल टू c, तो f नॉट इंटू 2v बाय c इज इक्वल टू c। निकालना क्या है? सर 6 था वो, अब सी कहाँ से आ गया? 6 है वो, ओके सॉरी, हाँ तभी मुझे डायमेंशनली रॉन्ग लग रहा था, ये हो क्या रहा हाँ है। हाँ, f नॉट की वैल्यू v c बाय 3v, सही है। c कितना है? 332 बाय 3, वेलोसिटी कितनी है? 12। ठीक है, आगरा बिल्कुल सही। तो 3C बाय भी होगा। कैसा 3c बाय v? हम्म। 332 बाय 12 इंटू कितना आया था? 3। 332 बाय 36 आ गया ना, अप्रोक्स 8 80 में। एक मिनट, ये तो 8 आया। सर 3C बाय V होगा। तो 3c बाय v था। हाँ ओके ओके ठीक है, जो भी है। 2v बाय c इक्वल टू 6 था। ओके, f नॉट की वैल्यू 3c बाय v थी। ठीक ठीक, सही कह रहे हो। आगरा। चलो 24 का चेन्नई 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 आ गया। यस सर हाँ सर आ गया। 25 सर बॉम्बे। इसमें से बॉम्बे 24 में एक डाउट है सर, मूव्स विद ट्रेन में हम दोनों को साथ में ले रहे हैं तो फिर वही सेम train मानेंगे। approaches a stationary observer and apparent frequency of whistle is n dash. Same train recedes the apparent frequency n double dash. Apparent frequency when observer moves with the train, मतलब वो ट्रेन के अंदर बैठा है, हाँ वही मतलब तो ये सेम n मानेंगे f दोनों नॉट की। है। हाँ, ठीक है, बस तो ठीक है। n की वैल्यू f नॉट है। क्लियर? और n डैश की वैल्यू f नॉट इंटू c अपॉन c माइनस v। यस सर। 1 अपॉन करके जोड़ दो, हम्म 2 अपॉन n। चेन्नई। ठीक है। 25 source and बॉम्बे observer start Bombay. moving from origin 1 along x axis। बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्पीड ऑफ सोर्स की स्पीड v है, तो जब ये vt डिस्टेंस कवर अप करेगा, ऑब्जर्वर 2VT। नहीं, ऑब्जर्वर की ट्वाइस है ना, सॉरी उल्टा है, उल्टा है ना, ऑब्जर्वर की भी। हाँ तो ऑब्जर्वर जब इधर होगा vt पे, सोर्स होगा, और अच्छी बात है कि ये जो थीटा निकलेगा ये कांस्टेंट निकलेगा, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू vt बाय 2vt और ये कांस्टेंट आया 1/2। तो अब अगर इसकी स्पीड v है
इसकी स्पीड v है, इसकी स्पीड 2v है, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकलती तो ये थीटा c माइनस v साइन थीटा अपॉन c प्लस 2v कॉस थीटा, ये f आता। कांस्टेंट होगा। और कॉस थीटा कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट आ गया आंसर, 1 से छोटा। बट लेस देन f नॉट। आंसर बॉम्बे, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू। चलो 25 का बॉम्बे, आ जाओ 26 पे। आगरा। 26 ए पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, सी पे सेम होगी, बी पे कम होगी। आगरा। दिल्ली। 27 दिल्ली। दिल्ली। 28 चेन्नई। चेन्नई। आ रहा चेन्नई, चेन्नई आ रहा है चेन्नई आ रहा है सर। Yes, Yes, sir. sir. फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट आफ्टर रिफ्लेक्शन, सही, क्योंकि 1.2 इसकी थी और वहां से पहले c अपॉन सी माइनस v होगा, फिर c प्लस v होगा, ये बनेगा, ये फ्लैश आएगा। हाँ चेन्नई। अब आ जाओ 29 से। 29 दिल्ली। देखते हैं। बता As source approaches observer with constant, what would be the percentage change? Recedes the observer with same speed. D. तो आंसर 10% से तो रिसीड कर रहा है ना सोर्स, तो वही सर, डिनोमिनेटर जा रहा में है तो बढ़ 10 है। जाएगा। हाँ पहले पास में आ रहा है ना। हाँ सर। हाँ अप्रोच कर रहा है, तो एफ नॉट इंटू सी अपॉन सी माइनस भी इज इक्वल टू, ये कितना था 10%, 1.1 एफ नॉट, एफ नॉट इंटू सी अपॉन सी प्लस भी इज इक्वल टू समथिंग एफ नॉट। तो यहां से v की वैल्यू मिल गई, ठीक है। c अपॉन सी माइनस भी इज इक्वल टू 1.1, तो c इज इक्वल टू 1.1 c माइनस 1.1 v, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 1/11, c/11, ये यहां छाप दो, c अपॉन सी प्लस c/11, तो 11/12 एफ नॉट, ये आया, ठीक है। परसेंटेज चेंज पूछा है, तो एफ नॉट से 11/12 एफ नॉट हो गया, तो लॉस कितने का हुआ 1/12, ओरिजिनली कितना था 1 इंटू 100, 8.7%, 8.5% जो भी आंसर दिल्ली। तो पहले से सी निकाल लो, दूसरे में छाप दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्वर कौन सा, बीट फ्रीक्वेंसी निकाल ली, ये तो 0 आएगी ना, रिलेटिव मोशन कहीं नहीं है, कोई चेन्नई। रिलेटिव मोशन नहीं, तो दोनों फ्रीक्वेंसी f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू f नॉट ही रहेगी। Yes, sir. चले 31 Equal आएगी तीनों। आगरा। ये किसका माइक है यार, तो पता नहीं किसका नाम लिख के नहीं आ रहा। ये सर कोई बीट फ्रिक्वेंसी सुना रहा है। तो मतलब है अपने 31 बच्चे। दिल्ली का था। चलो 31 एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इको देखते हैं। कैलकुलेशन है बस सर। reflecting moving surface 2 meter per second, the velocity of sound wave, the apparent frequency of the echo, ये 334 है, कौन सा है, सोर्स ही है। If the velocity of sound in air, ओके वो ये पूछ रहे हैं कि जो ये सोर्स से जो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी वो इसको कितनी सुनाई देगी, तो उसकी वैल्यू पूछी है। तो एफ नॉट, और ये पहले क्या है सोर्स रेस पे c-2 c-2/c इंटू c अपॉन c प्लस 2, ये आंसर आएगा। एफ नॉट इंटू c-2/c प्लस 2, ये बना, c कितना है 330, बाइनोम में नहीं लगा पाएंगे 1 सर। माइनस 4/330, अरे बिंदास लगा बाइनोम में। पर सर यहाँ ऑप्शन से वो मार्क का 330 सुना। आ रहा था। एफ नॉट कितना है 334, 334 1 माइनस 4/330, 330 आंसर आ गया। 330 नहीं है आंसर,
हाँ हाँ सर यही अरे है। तक क्लोज है। आंसर आएगा। तो अब एग्जैक्ट कर लो, नहीं मान रहे हो तो। हाँ एग्जैक्ट ही करा था तो भी तो आ रहा था 330। तो 334 माइनस 2, 330 माइनस 2, 330 प्लस 2, ऐसे कर लो, बात तो वही है लेकिन ये भी 328 बाय 332 अप्रोक्स करते तो 330 ही आता। दिल्ली। अगले का चेन्नई। चेन्नई। यस सर। when they are बता दो सर separated, ये the pulse is received by O. टाइम पूछा है रे। Kinematics. Source S of frequency F0 and observer O moving with speed V1 and V2 respectively. They are moving away from each other. V1, V2 separated by distance A. इसने पल्स इमिट करी C की, तो जो पल्स इमिट करी पल्स की स्पीड तो C ही रही होगी। तो लेंथ कवर अप करने में E अपॉन C माइनस V2, ये टाइम आएगा। पल्स की स्पीड कितनी है? वीएस। VS ओके, सी ही वीएस है। ओके, तो आंसर आ गया चेन्नई, क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है ना स्पीड में। चेन्नई आंसर। 33 चेन्नई। डिटेक्टर रिलीज फ्रॉम रेस्ट अ फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय डिटेक्टर एट टाइम टी। तो अरे यार ये कौन है ये गधा? करण। सर मैं नहीं हूँ, मतलब कोई और है मेरे रैंडम नाम से। हाँ मतलब उसी के नाम से कोई और आ गया। हाँ, चलो 33 द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, तो डिटेक्टर है, तो डिटेक्टर की स्पीड कितनी होगी? जीटी। तो सी प्लस जी टी बाय सी एफ नॉट, ये एफ आएगा। और इसका स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप कितना आया? एफ नॉट जी बाय सी। और यहाँ स्लोप कितना है? हाइट 1000 बाई और बेस 30। ये कंपेयर कर दो, आ गया समझ में? या टी इक्वल टू 30 पे निकाल के चेक कर लो, हाँ वही निकाला था सर। है ना? हाँ सर। अदरवाइज ग्राफ लीनियर इसलिए बना है क्योंकि सी प्लस वी ऑब्जर्वर बाय सी एफ नॉट ये बनता और ऑब्जर्वर की स्पीड टाइम पे जीटी आ गई। तो क्वेश्चन ऐसा है, ये ऐसा है और डिटेक्टर नीचे गिर रहा है। हाँ। तो इसकी स्पीड जीटी होगी। तो एफ नॉट की वैल्यू 1000 हो गई, बाकी सब इससे निकल आएगा। तो ये 330 आ गई, 300 आ गया। डबल हो गई स्पीड। जितनी भी हाँ साउंड की स्पीड कितनी? 300 ही है इसमें। ओके, 30 पे 300 डबल, ठीक है। चेन्नई। 34 का आगरा। ऑब्जर्वर स्टार्स आगरा, मूविंग आगरा, विद यूनिफॉर्म आगरा। एक्सीलरेशन ए। सेम अभी जो हमने क्वेश्चन किया, क्योंकि सी प्लस ए टी बाय सी। 34 का आगरा। आगरा है। थर्टी फाइव बता दीजिए सर। आगरा भी सर। आगरा है। बता दो। चलो 35 A sounding body of negligible dimension emitting frequency is dropped from during its fall. Gravity passes a balloon moving with constant velocity. तो बलून की वेलोसिटी कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। The difference in frequency observed by a man in balloon just before and just after crossing. तो ये बलून ऊपर जा रहा है और ये कितने से जा रहा है? साउंडिंग बॉडी is dropped during its fall under gravity passes. ठीक है, 1 सेकेंड बाद गिर रहा है, तो इसका मतलब पहला क्या है? साउंडिंग स्पीकर की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है 1 सेकेंड बाद। तो पहले केस ऐसा है, और जस्ट जब ये क्रॉस किया होगा इसकी स्पीड नीचे 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड ऊपर बैलून की 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये बलून डिटेक्टर है, ये 2 फ्रीक्वेंसी मिल गई। चलो आ गया। यस सर।
आगे सर। अब कर लोगे? हाँ सर। फ्रीक्वेंसी 150 है तो पहले ही फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो 150 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 300 प्लस 2 अपॉन 300 माइनस 10 290। अब 150 300 माइनस 2 300 प्लस 10 बाइनोमियल से आ जाएगा। डिफरेंस पूछा है, बाइनोमियल से निकाल दो। यस सर। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि 150 इंटू 1 माइनस 12 1 प्लस 12 बाय 300। अब ये 150 इंटू 1 माइनस 12 बाय 300, तो डिफरेंस 150 इंटू 24 बाय 300 अप्रॉक्स 12। आपका आंसर 35th 36 आगरा। आगरा। आगरा से। वेवलेंथ पूछिए क्या? आगरा। 37 frequency of the source is increased, a source of sound moves towards Agra आगरा color। चेन्नई। चलो 37 का आगरा गलत है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इंक्रीज नहीं होती, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इंक्रीज होती है। आगरा गलत है। बॉम्बे बिल्कुल गलत है। वेवलेंथ ऑफ द साउंड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर इज डिक्रीज्ड, बिल्कुल सही चेन्नई। एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन मीनिंगलेस, दिल्ली। ओनली चेन्नई, ओनली चेन्नई। ना आवाज थोड़ी ना तेज हो जाएगी। हालांकि दिल्ली एक तरीके से ऐसे सोच सकते हैं कि पास आ रहा है तो तेज सुनाई देगा, लेकिन वो लेना है नहीं लेना है, मुझे नहीं लगता कि उस चीज की बात चल रही। तो चेन्नई सबसे अप्रोप्रिएट है। मल्टीपल में आया तो दिल्ली कर, मल्टीपल में आया तो दिल्ली लगा सकते हैं। ओके सर। 38 बॉम्बे। बॉम्बे। 38 का बॉम्बे, ठीक है। 39 चेन्नई। 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 बताना है कोई इनमें? 38 बताना। 38 का बॉम्बे, 39 का चेन्नई। The speed of sound in air at कौन सा 38? Siren placed at a railway platform is emitting sound of frequency 5। ठीक है, तो हमारा ये फिक्स है सायरन 5 हर्ट्ज। पैसेंजर सिटिंग इन रिकॉर्ड्स अ फ्रीक्वेंसी व्हाइल द ट्रेन अप्रोचेस, तो इसकी वेलोसिटी v है और यहाँ फ्रीक्वेंसी है 5.5 किलोहर्ट्ज। रिटर्न जर्नी इन डिफरेंट ट्रेन ई रिकॉर्ड्स। अब ये रिकॉर्ड किया 6 किलो हर्ट्ज, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी। तो ये तो सीधा आ गया ना, पहले कितना था 5 किलो हर्ट्ज था ना। 5 किलो हर्ट्ज इंटू c प्लस v1 बाय c इज इक्वल टू 5.5, और दूसरे में 5 किलो हर्ट्ज c प्लस v2 बाय c इज इक्वल टू 6। इससे आंसर नहीं आ रहा? आ रहे सही। रेशियो ऑफ 2 आ गया ना सीधे। सर। बॉम्बे। चलो अगला 39 चेन्नई। साइकिल पर सेकंड ही हर्ट्ज है, साइकिल पर सेकंड और हर्ट्ज एक ही चीज है, अगर जरूरत पड़े तो। इसमें तो उसी की टर्म में पूछा। चलो 40 एक मिनट। The number of beats produced are represented by a straight line OA and OB after loading Q with wax है। तो अगर हम किसी ट्यूनिंग फॉर्क को वैक्स लगा देते हैं, है ना, इसमें वैक्स ऐसी लगा दी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस ऑन अप्लाइंग वैक्स, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है जब हम वैक्स उसमें लगाते हैं तो। ठीक है, अब देखते हैं
तो बीट फ्रीक्वेंसी घट गई। तो पहले हमने क्या किया, OA और OP, पहले क्या था, OA का था, ऑन लोडिंग क्यू विथ वैक्स द बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो पहले बीट फ्रीक्वेंसी कितनी थी इस पॉइंट पे, 3। ये टाइम के साथ बीट्स क्यों बदल रही हैं? शायद वो इसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो पहले बीट्स अगर 3 थी, बीट्स 3 है, तो क्वेश्चन ये है कि इसका 341 है, तो उसका 338 भी हो सकता है और 343 भी हो सकता है। 2 ऑप्शन आ सकते हैं। अब इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो देखो P की फ्रीक्वेंसी तो हमारी है 341। अब Q की 2 केस बनाते हैं, 338 होता है, या केस 2 P की 340 और Q की 343। अब हमने इसमें वैक्स लगाया Q में, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 344 होगी ना? 344 होगी। 344 होगी। अब हमने इसमें वैक्स लगाया तो इसकी फ्रीक्वेंसी घट गई, तो ये 338 से डिक्रीज हो गया, इससे डिक्रीज हो गया। तो अब नई जो बीट फ्रीक्वेंसी आएगी वो 3 से ज्यादा आएगी, यहां नई बीट फ्रीक्वेंसी 3 से कम आएगी। सोचो, हाँ सर। यस सर। 344 से डिक्रीज हो गया तो बीट 3 से कम हो गया। तो ए और बी में बी की बीट फ्रीक्वेंसी कम है, ग्राफ में नीचे है ना। यस सर। तो केस कौन सा रहा होगा, ये वाला। तो आंसर 344 आएगा। चलिए यस सर। ठीक है। बीट फ्रीक्वेंसी वाला जो वीडियो है उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस किए होंगे, मैं अभी शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। 41 हो गया सर। हैंस प्रूव्ड, चले 42 हैंस प्रूव्ड, यस सर। यस सर 43। बता दीजिए हो सर। गया। नहीं, वो बता दीजिए। अरे इसकी स्पीड ओमेगा ए है, इसकी स्पीड ओमेगा ए है, ठीक है। दोनों का टाइम पीरियड सेम है क्या, विद अ डिस्टेंस एंड देन लेफ्ट फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल है क्या? हाँ, मतलब दोनों की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी तो हाँ एक ही सर है। आइडेंटिकल है। फ्रीक्वेंसी सेम है, ओके। फ्रीक्वेंसी सेम है तो एक साथ मीन पोजीशन पे आएंगे और ऐसे फेज में, और एक साथ मीन पोजीशन पे आउट ऑफ फेज ऐसे इस तरफ भी आएंगे। सोचो, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम सुनाई देगी, यहाँ फ्रीक्वेंसी मिनिमम सुनाई देगी। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है 300 C प्लस ओमेगा ई, C माइनस ओमेगा ई, 323 आ रही थी। C माइनस ओमेगा ई, C प्लस ओमेगा ई। ओमेगा ई कैसे मिला, फ्रीक्वेंसी दी है, ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू 4 पाई, एम्पलीट्यूड बच्चे का कितना है 1, तो ओमेगा ए की वैल्यू 4 पाई मतलब 13 के आसपास 12। तो इसमें छाप दो, तो ये कितना आ गया 323, 34 हाँ, और ये 278। ये ये मैंने 278 के आसपास, ये 278 के आसपास यहाँ से, मतलब आउट ऑफ फेज ऐसे हम कर रहे हैं, ठीक है। सर 2 क्वेश्चन और है। सर इसमें 2 क्वेश्चन और। 2 क्वेश्चन और है, स्क्रीनशॉट भेजो, फोटो खींच के भेज दो। ठीक है, My job is to make college easier because students have a lot on their तो इस एक्सपेरिमेंट में हम 40 हर्ट्ज की, मैं एक और फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड करूंगा, चलो मैं शेयर कर दूंगा। ये फोटो, क्वेश्चन और है, ये वो वाली वीडियो जो मैंने शेयर करी थी। हाँ हाँ वही। चलो कौन से 44, एक क्वेश्चन तो ये 44 है, बताओ इसका आंसर।
6.4 आ रहा था। हाँ हाँ सर। Source of sound having frequency and receiver are located on same line. Both source and receiver are stationary. And wall receipts if the beat frequency registered is 240. तो पहली तो इसने 300 हर्ट्ज ही सुनी, दूसरी 300 इंटू सी माइनस वी, सी की वैल्यू कितनी है 300 ही माइनस है। 20 अपॉन 300 प्लस 20 तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है 32/5 हाँ इंटू 280 1 माइनस 280/32 320 1 माइनस 7 और 8 1/8 क्या आया यस सर। 280 1/8 आया ना 300 का 1/8 ठीक है 6.4 आ रहा था 75/2 सर इस साथ में। 300 माइनस 20 मैंने माइनस 20 सही लिखा, पहले ही रिसीव करेगा अब वापस भेजेगा 300 प्लस 20 तो 280/320 4 से 7 और 8 7/8 तो 300 का 1/8 यही तो आया 6.4 आ रहा है सर ओके आंसर वो उससे। 240/x से कंपेयर करना है ना उसको, हाँ उससे हाँ। कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू ये तो 300 x की वैल्यू 6.4 है। ठीक है ठीक है x की वैल्यू 6.4 6.4 ठीक है। और कौन सा था, एक ही तो है सर 45 45 उसका तो की आगरा फोटो आ रहा था। हाँ सर आगरा आ रहा था उसका। 45 की फोटो ही नहीं है मेरे पास। एक मिनट आगरा आ रहा था। सर भेजा है किसी ने ग्रुप पे डली है। ग्रुप पे भेजा है ओके ओके मैं पर्सनल उस पर देख रहा हूँ। A source of sound emitting a observer क्या है आंसर इसका आगरा। आगरा देखो बढ़ेगा 100 से ज्यादा, दो ही है 103 और 106 कंपोनेंट लेना है 19.4 का cos थीटा 9.7 10 के आसपास लगभग 10 ले लो, सी की वैल्यू कितनी है 330 अपॉन 330 माइनस 10 इंटू फ्रीक्वेंसी 100। ये मैं रफ कैलकुलेशन ऐसे कर रहा हूं 330 पे 10 का चेंज मतलब 3% के करीबन चेंज, तो 3% के करीबन आगरा आंसर क्या है समझ में क्या किया। हाँ सर बायनोमियल है तो सब कुछ काम चलेगा, तो 330 पे 10 का तो 100 पे लगभग 3 का चेंज है तो 103 हर्ट्ज क्लोजेस्ट यही है। चलो हो गया तो फिर सबका। हाँ तो अभी मैं वीडियो शेयर करूंगा एक बीट्स का 15-20 मिनट का है, जो मैं पढ़ा अभी बताया वही है, पर देख लोगे तो और कॉमन सेंस बन जाएगा। प्लस बैच 2 के लिए लाउडनेस वाला पार्ट इसका वीडियो, ये भी छोटा ही सा है, उसी में अलग से लाउडनेस का क्वेश्चन उसी के अंदर है तो उसमें टाइम चला गया होगा क्वेश्चन बताने में, है ना। तो जो DCT 1 के रिमेनिंग क्वेश्चन 4-5 बचे हैं ना और इलस्ट्रेशन बचे हैं वो इससे कर लेना। चलो हाँ फाइनली आज का होमवर्क है DCT लास्ट, लेकिन बीट के क्वेश्चन देख लेना पहले। लास्ट DCT एक ही बची ना साउंड की। यस हाँ सर। हाँ तो साउंड खत्म, कल अपन नया, कल मतलब परसों नया टॉपिक चालू करेंगे कोई। कौन सा वाला? मोस्ट प्रोबेबली इलास्टिसिटी होगा, इलास्टिसिटी जो मैंने पढ़ाया है ना वही चीज होगी, बस थोड़ा डेप्थ में होगा, नया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं आएगा, क्वेश्चन आएंगे तो इलास्टिसिटी करेंगे अपन अगले उसमें चालू। सर क्लास किसकी बता सकते हैं कल अभी कोई अभी तिवारी सर की होगी क्लास, पूछो एक मिनट पूछ लो। सर जो आपने है ना उसमें एक अल्ट्रासोनिक की वीडियो डाली सर, उसमें जो पार्टिकल्स हवा में थे सर वो